रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 26। चलो अब सब मुर्गा बनो। जैसे ही अश्विनी ने ये कहा वो सब डर और हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये लड़की क्या थी? टीचर की तरह उन्हें सजा दे रही थी। इस उम्र में वो अगर मुर्गा बनते और कोई उन्हें देखता तो उनकी बहुत इंसल्ट होती। तभी अश्विनी ने जोर से कहा, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मुर्गा बनो। सब लोग डर की वजह से जमीन से उठने लगे। उनकी हड्डियों में दर्द हो रहा था क्योंकि अश्विनी ने उन्हें बहुत मारा था। अरुण गुस्से से बोला, हमारे बीच मत आओ। ये दोनों हमारा शिकार है, इसलिए चलो जाओ यहां से, मैं कुछ नहीं करूं। तभी अश्विनी ने एक पंच उसे खींचकर मारा जिससे अरुण जमीन पर गिर गया। ईशानी वेदिका एक दूसरे की तरफ हंसते हुए देखने लगी। ईशानी बोली, और मारिए मैम, इसके साथ यही होना चाहिए। वेदिका ने कहा, जब ये हाँ रिपोर्टर के साथ ऐसा करने की कोशिश कर सकता है तो न जाने उन मासूम लड़कियों का क्या जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने आती है। ईशानी बोली, मतलब इसके खिलाफ जो अफवाह फैली थी वो स्कैंडल सच था, कोई फेक न्यूज नहीं थी वो। अश्विनी सीरियस होकर बोली, तब तो इसे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। उसने गुस्से से अरुण से कहा, चल इनके साथ मुर्गा बन। अरुण गुस्से से बोला, चाहे कुछ भी कर लूं मैं मुर्गा नहीं बनूंगा। अश्विनी एविल स्माइल करते हुए बोली, अगर तू नहीं बना तो मैं तेरे ऊपर कार चला दूंगी और तब तक चलूंगी जब तक तुम्हारी बॉडी पतली चादर की तरह फ्लैट नहीं हो जाती। ये बोल अश्विनी खड़ी हुई और जैसे ही कार के अंदर बैठने लगी अरुण जल्दी से बोला, वेट वेट, मैं बनता हूं। अश्विनी उसकी तरफ पलटी और बोली, हाँ मानो, और सब लाइन में मुर्गे बन जाओ। वो सब लाइन में मुर्गे बन गए थे। तभी वेदिका ने उनकी वीडियो और फोटो क्लिक कर ली। एक आदमी गुस्से से बोला, सर ये हमारी वीडियो बना रही है। अश्विनी गुस्से से, साले खड़ा किससे पूछकर हुआ बे, बन मुर्गा। अरुण गुस्से से वेदिका के पास आने लगा मगर अश्विनी उसके आगे आ गई। वेदिका डर गई थी। अश्विनी ने कहा, अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है और तू नहीं चाहता कि ये वीडियो पब्लिक तक पहुंच जाए तो तब तक मुर्गा बनना जब तक मैं बोरे न हो जाऊं। वीडियो अपने आप डिलीट हो जाएगी। अरुण बोला, पक्का ना? हाँ पक्का कच्चा, ये गेम मेरे साथ मत खेल। अश्विनी गुस्से से बोली। अरुण डर गया और वापस से मुर्गा बन गया। तभी अश्विनी देखती है कुछ गाड़ियां उनकी तरफ ही आ रही थी जिसे देख अश्विनी की आंखें चौड़ी हो गई। आहान के गार्ड्स यहां। तभी पुलिस के सायरन की आवाज आई। मीडिया वाले आ गए। ईशानी खुश होकर बोली, और पुलिस भी। वेदिका ने कहा। जब मीडिया वालों ने ये देखा अरुण और बाकी लड़के मुर्गा बने हुए हैं वो जल्दी से कैमरा ऑन कर वीडियो बनाने लगे। वो सब जल्दी से खड़े हो गए। अरुण अपना चेहरा छिपते हुए गुस्से से बोला, ये मीडिया किसने बुलाए? नहीं, पुलिस भी तो है। वेदिका उसका मजाक उड़ाते हुए बोली। तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। अरुण जल्दी से कार में बैठ अपने बाकी आदमियों के साथ भागने लगा मगर आहान के गार्ड्स और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उन्हें घसीट घसीट कर कार से बाहर निकाला। अरुण विक्टिम कार्ड खेलते हुए बोला, अच्छा हुआ सर आप आ गए, वरना ये लड़की हमें ब्लैकमेल कर रही थी, इन्होंने हमारे कपड़े भी निकलवा दिए थे। वेदिका जल्दी से बोली, नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, इसी ने ही हमारे सर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो तो अच्छा हुआ अश्विनी मैम ने आकर हमें बचा लिया। मीडिया वाले माइक आगे कर बोले, अरुण आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप हीरो होकर भी विलेन वाले काम कर रहे हैं। विलेन? अरे ये तो इन लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर इनकी इज्जत लूटने वाला था। डिस्गस्टिंग, तुम्हें तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए और जेल में टॉर्चर किया जाना चाहिए। ये इतना काफी नहीं है। ये ना अच्छा बाबू बन पाया, ना पति और न ही एक इंसान, मारो इसे। मीडिया उसे मारने लगी मगर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आप लोग शांत हो जाइए, इसे इसकी सजा मिलकर रहेगी। फिर अश्विनी की तरफ देख, थैंक यू वेरी मच मैम, आपने 2 न्यूज रिपोर्टर्स की जान बचा ली। अश्विनी जबरदस्ती स्माइल कर रही थी और मन ही मन रो रही थी। अगर आहान को पता चल गया मैं हीरो बनकर फिर से किसी को बचाने के लिए आई थी तो वो तो मेरा सच में घर से बाहर निकलवाना बंद कर देगा। तभी मीडिया अश्विनी से बात करने लगी, मैम ये लोग घायल लग रहे हैं, क्या आपने इन्हें मारा है? अश्विनी जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं कैसे किसी को मार सकती हूँ, ये तो खुद आपस के लड़ रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, झूठ, इसने हमें भी तरह मारा है और मुर्गा भी बनाया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। अश्विनी को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। काश इसे 2-4 बार और मारना चाहिए था ताकि ये बोलने लायक न रहता, अश्विनी मन में बोली। तभी पुलिस उस आदमी के पीछे डंडा मारती है और गुस्से से बोलती है, सजा उस दी जाती है जो गलत काम करता है, अब चल।
भीड़ अश्विनी के घेर में खड़ी थी मगर अहान के गार्ड्स ने आकर अश्विनी को प्रोटेक्ट कर लिया। अश्विनी बोली, हो गया, अब मैं चलती हूँ, बाय तक। उसने तभी वेदिका और ईशानी को देखा और कहा, आओ तुम्हें मैं अपने घर लेकर चलती हूँ। ये सुन वेदिका और ईशानी खुश हो गई और वो उसकी कार में बैठ गई। राठौड़ कॉर्पोरेशन में मैम तो कितनी कूल है ना बॉस, ऋषभ खुश होते हुए बोला। मगर अहान बिना किसी इमोशन के स्क्रीन को घूर रहा था। ऋषभ मन में, लगता है मैम को बॉस से डर लग रहा था इसलिए वो झूठ बोल रही थी। फिर ऋषभ अपने बॉस की तरफ देखता है, मन में कहता है, कितना रूड है ये इंसान। उसकी नजर तभी ईशानी पर जाती है और वो हैरान रह जाता है। अरे सर, ये तो उसी लड़के की बहन है ना जो कल भैरव का स्पाई था। बोलते हुए ऋषभ उस घटना को याद करने लगा। 20 दिन पहले ईशानी अपनी मां के साथ एक अंधेरी और गंदी सी जगह में फंसी हुई थी। काल भैरव के आदमी उनके चारों तरफ पहरा दे रहे थे। उसकी मां ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ईशानी तू यहां से भाग जा, मैं यहां संभाल लूंगी। ईशानी ने अपनी मां का हाथ जोर से पकड़ लिया और बोली, नहीं मां, मैं आपको यहां छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। हम साथ आए हैं और साथ ही जाएंगे। पता नहीं मैंने ऐसा बेटा क्यों पैदा किया। मेरी ही गलती है, अगर मैं ऐसी औलाद ना पैदा करती जो गलत काम में साथ देती है तो आज हमारे परिवार की ये हालत नहीं होती। बोलते हुए ईशानी की मां रोने लगी। ईशानी उन्हें संभालते हुए बोली, नहीं मां, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती सारी भैया की है, उसकी वजह से हमारे डैड ने भी 2 साल पहले अपनी जान गंवाई थी। ईशानी गुस्से से बोल रही थी। उसकी मां ने अपने आंसू पोंछे और उसका चेहरा हाथ में लेकर उसके फोरहेड पर किस करके बोली, अब तू ही मेरी संतान है और मैं नहीं चाहती तू मर जाए, जा भाग जा। उनकी बातें सुनकर एक गार्ड जो दरवाजे के पास था हंसी पड़ता है और अपने साथी को आवाज लगाता है, अरे सुन बे, ये दोनों तो यहां से भागने का प्लान बना रही है। दूसरा गार्ड आगे बढ़ता है और कहने लगता है, अच्छा तो तुम दोनों यहां से भागोगे, देखता हूं कैसे भागते हो। उसने एक बुरी सी स्माइल के साथ ईशानी की मां की तरफ देखा और अपने हाथ से उनके बाल पकड़ लिए। ईशानी गुस्से से चिल्लाने लगी, छोड़ो मेरी मां को, मगर उसके हाथ कमजोर थे और वो कुछ भी नहीं कर पाए। गार्ड ईशानी की मां से बोला, तुझे अगर अपनी बेटी की जिंदगी प्यारी है, जरा फिर से तो उसे कह यहां से भाग ले। उसने एक जोर का झटका दिया और ईशानी की मां को जमीन पर गिरा दिया। उसकी मां ने अपने दर्द को छुपाते हुए कहा, ईशानी भाग यहां से, बस भाग जा। ईशानी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने गुस्से से बोला, नहीं मां, मैं आपको यहां नहीं छोड़ूंगी। भाग जा, तुझे मेरी कसम। कसम सुन, ईशानी बोली, मैं मदद के लिए पुलिस को बुलाऊंगी मॉम। बोलते हुए वो पीछे के रास्ते से भागने का सोचा, लेकिन तभी गार्ड ने उसे पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, अरे इतनी जल्दी क्या है मैडम, तुम तो हमारे साथ ही यहां रहोगी। गार्ड ने ईशानी का हाथ पकड़कर उसके करीब आने की कोशिश की। उसकी बुरी नीयत उसके चेहरे पे दिख रही थी। तेरी माँ ने क्या पैदा किया है तुझे, वैसे तेरी माँ भी कम नहीं है। सुपर डुपर हॉट हो तुम दोनों, उसने गंदे तरीके से कहा। ईशानी चिल्लाने लगी, हमें छोड़ दो, कोई बचाओ। तभी अचानक से बाहर से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। सब गार्ड एक पल के लिए रुक गए और इधर उधर देखने लगे। एक और गार्ड ने कहा, क्या हो रहा है यहाँ, कौन हमारे एरिया में आने की हिम्मत कर रहा है। तभी एक और फायरिंग की आवाज आई और गार्ड्स टेंशन में आ गए। अचानक से दरवाजा टूटकर खुला और ऋषभ गुस्से से अंदर आया। उसकी आंखों में एक अलग ही तेवर था। ऋषभ ने देखा कि एक आदमी ने ईशानी का हाथ पकड़ रखा था। ऋषभ गुस्से से बोलता है, छोड़ो उसका हाथ, वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। गार्ड ने हंसकर कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, ये मेरी जगह है। ऋषभ ने बिना एक पल गंवाए गार्ड के हाथ पर जोर से लात मारी, जिससे गार्ड का हाथ छूट गया और वो पीछे गिर गया। ये तो एएसआर का आदमी लगता है, मारो इसे, उनके में से एक ने कहा। ऋषभ ने ईशानी की तरफ देखा, जो रो रही थी और डरी हुई थी। उसने उसे हाथ पकड़ के उठाया और बोला, यहां से जाना होगा, जल्दी। तभी एक और गार्ड आगे आया और ईशानी की मां के पास जाने लगा। तू भी रुक, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। ईशानी की मां ने गुस्से से उस गार्ड को देखा और बोली, मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन गार्ड ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, और तुम क्या कर लोगी, तुम तो बस एक कमजोर औरत हो। ईशानी की मां ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उस गार्ड के सामने खड़ी हो गई और कहा, मैं कमजोर हो सकती हूं, पर अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूं। गार्ड ने उस पर थूकते हुए कहा, ज्यादा नाटक मत कर, वरना तुझे भी मारूंगा।
तभी ऋषभ आगे बढ़ा और उस गार्ड का कॉलर पकड़कर जोर से कहा, तू कौन होता है इस पर हाथ उठाने वाला? और उसने एक जोर का पंच उसके मुंह पर मारा जिससे गार्ड जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ईशानी की मां डर के आगे आए और बोली, ईशानी भाग, जल्दी भाग। ईशानी ने एक पल के लिए अपनी मां की तरफ देखा और भागने लगी, मगर तभी एक और गार्ड ने उसका रास्ता रोका और बोला, कहां जा रही हो? तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। गार्ड ने ईशानी का हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन तभी ऋषभ वहां पहुंचा और उसके हाथ को जोर से तोड़ दिया। तेरे जैसे गंदे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए, उसने गुस्से से कहा। ईशानी अब भी रो रही थी और अपनी मां को छोड़कर जाने में असमर्थ महसूस कर रही थी, लेकिन ऋषभ ने उसे जोर से खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश की। ईशानी की मां अब बिल्कुल थक चुकी थी और जमीन पर गिर गई। एक गार्ड ने उसे शूट कर दिया था। ईशानी जोर से चिल्लाई, मां। उसकी मां ने ऋषभ से कहा, मेरी बेटी को ले जाओ, उसे यहां से बचा लो। ईशानी की मां ने दम तोड़ दिए थे। ऋषभ ने ईशानी की मां की तरफ देखा और उसने ईशानी का हाथ जोर से पकड़ा और बोला, चलो यहां से। तभी एक और फायरिंग की आवाज आई और उन्होंने देखा कि और भी गार्ड्स उनके करीब आ रहे हैं। ऋषभ ने अपनी गन निकाली और उन गार्ड्स पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। मेरे रास्ते में मत आना, वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा, उसने गुस्से से कहा। ईशानी ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी मां को वहां मरा हुआ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, मगर उसने ऋषभ का हाथ और जोर से पकड़ लिया और वहां से भागने लगी। ऋषभ उन्हें पीछे के रास्ते से लेकर बाहर की तरफ भागा, लेकिन गार्ड्स उनके पीछे आ रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, कहां जा रहे हो? तुम यहां से भाग नहीं सकते। ऋषभ ने ईशानी की तरफ देखा और बोला, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ईशानी कुछ नहीं बोली। ऋषभ ने कहा, अभी यहां से सेफली निकलने का सोचो, बाकी सब बाद में सोचेंगे। तभी एक और फायरिंग की आवाज आई और वो दोनों और तेज दौड़ने लगे। वो कार में आ गए। ऋषभ ने कार तेजी से स्टार्ट की। ईशानी जोर जोर से रोने लगी, मां, मैं अनाथ हो गई। ईशानी जोर जोर से रोते हुए बोली। ऋषभ को समझ नहीं आया वो उसे शांत कैसे करवाए। वो उसका दर्द समझ सकता था, आखिर उसने भी तो अपने पेरेंट्स को खोया था। फ्लैशबैक खत्म। ऋषभ उदास होते हुए बोला, उस दिन के बाद से मैं इससे मिला ही नहीं, भूल ही गया था। आहान उसे घूर कर देखता है। उसे ऋषभ के हाव भाव भी किसी आशिक की तरह ही लग रहे थे। तभी उसने अश्विनी को बोलते हुए सुना, ईशानी, वेदिका, आज तुम दोनों मेरे घर आ जाओ। ये सुन ऋषभ स्माइल करते हुए बोला, बॉस, क्या मैं आपके घर? तभी वो आहान को अपनी ओर घूरता हुआ पाता है। ऋषभ डर गया और शांत हो गया, मगर वो मन ही मन आहान को कोस रहा था। मैम कितनी अच्छी है, उसे घर ला रही है और एक बॉस बिल्कुल विलेन की तरह है। दो सोलमेट्स को मिलने ही नहीं दे रहे, ऋषभ मन में बोला। तभी आहान एरोगेंट वॉइस में बोला, ओके, तुम आ सकते हो। ऋषभ को ये सुन अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा भले ही आहान खुद को एरोगेंट बॉस दिखा रहा है, मगर कहीं ना कहीं वो ये भी चाहता है कि ऋषभ और ईशानी आपस में मिल जाएं। सच्ची बॉस, ऋषभ ने कहा। आहान एरोगेंट वॉइस में बोला, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है ऋषभ। थैंक यू बॉस, बोलते हुए ऋषभ आहान के गले लग गया था। तभी केबिन का दरवाजा ओपन हुआ। आहान जो कि चेयर पे था, सामने खड़ी एक लड़की को देखता है जो हाथ में फाइल लिए खड़ी थी। वो लड़की अपने मुंह पर हाथ रखे हुए थी। कोई उस लड़की की जगह होता तो ये सोचता कि ऋषभ आहान को किस कर रहा है। ओ माय गॉड, सो रोमांटिक, वो लड़की एक्साइटेड होते हुए बोली। दूसरी तरफ अश्विनी वेदिका और ईशानी के साथ मैंशन वापस आ गई थी। वेदिका और ईशानी पहली बार इतने बड़े मैंशन को देख रही थी, जो कि महल से कम नहीं था। वेदिका महल की खूबसूरती देख हैरानी से अश्विनी से बोली, वाह मम्मा, आप यहाँ? एक मिनट, ये तो राठौड़ मैंशन है, आप यहाँ कैसे रह सकती हैं? ईशानी बोली, कहीं आपकी रियल फैमिली राठौड़ फैमिली तो नहीं, या राठौड़ मैंशन की कोई नकली कॉपी है? ईशानी ये बोल ही रही थी, तभी उसने गार्ड्स को देखा जो हाथ में गन लिए खड़े थे और उसे घूर रहे थे। ईशानी डर गई। अश्विनी हंसकर बोली, नहीं, ये कोई कॉपी नहीं है, बल्कि मैं यहाँ की बहू हूँ। तभी हैरी भागते हुए आया और अश्विनी के पैरों से लिपट गया। हैरी बॉय, कैसे हो? अश्विनी उसके गले को रगड़ते हुए बोली। हैरी अपनी पूंछ हिलाता है। अश्विनी तभी वेदिका और ईशानी को देखती है, जिनके एक्सप्रेशन फनी और शॉकिंग थे, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तभी देव और सूर्या भागते हुए वहां आए।
सुपर वूमन आ गई। देव अश्विनी की गोद में चढ़ते हुए बोला। तो तुम दोनों ने न्यूज़ देख ली? अश्विनी मुस्कुराते हुए बोली। सूर्या बोला, मॉम, मुझे जल्दी बड़ा होकर आपकी तरह बनना है ताकि मैं उन गुंडों को सबक सिखा सकूं। देव भी अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोला, अब से मैं भी बैटमैन बनूंगा, दिन में 3 गिलास दूध पिया करूंगा। सूर्या उसे घूरते हुए बोला, तुम एक भी पीकर दिखा देना बहुत होगा। देव गुस्से से बोला, नहीं, 3 पीऊंगा तो जल्दी बड़ा हो जाऊंगा। फिर हंसते हुए वो बोला, वैसे मम्मा, आपने सच में उन्हें मुर्गा बनाया, वो कितने फनी लग रहे थे। सूर्या बोला, मुर्गे से याद आया, मैथ्स टीचर ने वार्निंग दी थी कि अगर तुमने अपना होमवर्क आज पूरा नहीं किया तो वो कल तुम्हें मुर्गा बनाकर ग्राउंड में चक्कर कटवाएगी। देव गुस्से से बोला, क्या तुम ब्यूटीफुल गर्ल्स के सामने मेरी इंसल्ट करना बंद करोगे? देव मुस्कुराते हुए वेदिका और ईशानी को देख रहा था। अश्विनी बोली, तुम दोनों की बहस अगर हो गई हो तो इनसे मिलो, ये है वेदिका और ये है ईशानी। वेदिका मुस्कुराते हुए बोली, हाय बेबीज। ईशानी ने कहा, मैं तो कंफ्यूज ही रही हूं, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। देव बोला, नहीं, हम एक जैसे नहीं हैं। मैं यानी देवांश बहुत क्यूट हूं और मेरे बड़े भाई सूर्यांश बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। सूर्या एटीट्यूड के साथ बोला, क्योंकि मैं हैंडसम हूं। देव मुंह बनाते हुए बोला, हो, डैडी से ज्यादा नहीं। वेदिका हंसते हुए बोली, अरे कितने क्यूट हैं ये दोनों। ईशानी ने कहा, अच्छा वैसे तुम दोनों के डैडी कौन हैं? देव प्राउड होकर बोला, आहान सिंह राठौड़, नाम तो सुना होगा। क्या? एएसआर। जैसे ही देव ने एएसआर का नाम लिया, वो दोनों पीछे गिर गए। शुक्र था कि गार्ड ने ईशानी को पकड़ लिया। वहीं वेदिका डर से आंखें बंद कर लेती है। जब उसे रियलाइज हुआ कि उसे चोट नहीं लगी है, तो वो आंखें खोलती है। उसने अपने ऊपर एक हैंडसम चेहरे को घूरते हुए पाया। वो चेहरा वो पहचानती थी और डर के मारे उसकी आंखें बड़ी हो गईं। आरव, वेदिका डरते हुए बोली। आरव ने ठीक से उसे खड़ा कर दिया। वेलकम होम मिस वेदिका। जैसे ही आरव ने ये कहा, अश्विनी मुस्कुराने लगी। फ्लैशबैक, आरव अपने फोन में किसी को देख मुस्कुरा रहा था। अश्विनी जो वहां से गुजर रही थी, उसकी मुस्कुराहट छुपी नहीं। उसने आरव को चिढ़ाते हुए कहा, अरे वाह देवर जी, आजकल बड़ा मुस्कुरा रहे हो, कहीं मुझे अपनी देवरानी तो नहीं मिल गई? आरव, अश्विनी की आवाज सुन हड़बड़ा गया और अपना फोन छिपाने की कोशिश करते हुए बोला, आप गलत सोच रही हैं भाभी। मैं गलत हूं या सही, ये तो तुमने देखकर प्रूव कर ही दिया है। अश्विनी इविल स्माइल करते हुए बोली। उसने आरव से कहा, अब चलो मुझे बताओ कौन है वो लड़की, शायद मैं उसे पटाने में तुम्हारी हेल्प कर दूं। आरव गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, मुझे पता है, अब जब तक आप उस लड़की को देख नहीं लेती, मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। बोलते हुए आरव अश्विनी को वेदिका की पिक दिखाता है। अश्विनी ने हैरानी से कहा, इसे तो मैंने कल रात पार्टी में देखा था, ये कौन सी एक्ट्रेस है? आरव बोला, वो कोई एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि एक न्यूज़ रिपोर्टर है। वॉट? इसका मतलब अरुण और नताशा की न्यूज़ इसी ने फैलाई थी, अश्विनी ने कहा। आरव बोला, वो नताशा नहीं, विपाशा है। अश्विनी चिढ़ते हुए बोली, हाँ है तो दोनों एक जैसी ही। फ्लैशबैक एंड। मैंने इन दोनों को यहां लाकर ठीक किया। अश्विनी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली। देव जो अब नीचे उतर गया था, धीरे से सूर्य के कान में बोला, उफ, लगता है हमें अपनी चाची मिल गई। ये क्या बकवास कर रहे हो? सूर्य उसे घूरते हुए बोला। देव बोला, जरा चाचू की नजरों को देखो, लग रहा है जैसे वो वेदिका दी पर लट्टू हो गए हैं। सूर्य ध्यान से देखता है और फिर घूरते हुए देव को कहता है, तुम्हारी नजरें और दिमाग इन्हीं सब में क्यों तेज चलता है? देव गर्व से अपना सीना चौड़ा कर बोला, बिकॉज इट्स टैलेंट जी, हर किसी में नहीं होता। बड़ा ही अजीबो गरीब टैलेंट है तुम्हारा, तुम्हारे पास नहीं है इसलिए तुम जल रहे हो। देव बहस करते हुए बोला। वेदिका चिढ़ते हुए बोली, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर आरव? आरव उसे घूरते हुए बोला, मेरे ही घर में आकर मुझसे पूछ रही हो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये सुन उन दोनों को लगा मानो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी ईशानी हैरानी से आरव से बोली, क्या आप एएसआर हैं? नहीं, उनका छोटा भाई यानी कजिन, आरव बिना किसी इमोशन के कहा। वो दोनों हैरानी और शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, मगर अब आरव यहाँ इतने बड़े पैलेस में होकर ये बोल रहा था, वो झूठा तो हो नहीं सकता था। इसका मतलब एएसआर अश्विनी का हस्बैंड है।
ईशानी मन में बोली। मुंह बंद करो, मक्खी घुस जाएगी दीदी। देव हंसते हुए बोला। आओ अंदर आओ, अश्विनी मुस्कुराते हुए बोली। वहीं दूसरी तरफ राठौड़ कॉरपोरेशन में ऋषभ जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, नहीं, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की बोली, सर जस्ट चिल, आजकल ये सब नॉर्मल होता है। वैसे भी मैं बीएल रोमांस की काफी बड़ी फैन हूँ। एक मिनट, आप तो मैरिड हैं ना बॉस, तो फिर आप अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हैं? आहान सर्द आवाज में बोला। आउट। लड़की जल्दी से ऋषभ की फाइल देकर सॉरी बोलकर वहां से गई। वो अपनी स्माइल कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। यार वो कैसे कर रहे थे, हाउ क्यूट। वो लड़की खुश होते हुए बोली। मगर अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, जेंडर डजंट मैटर, बॉस मेरी प्यारी मम के साथ धोखा कैसे कर सकता है? क्या बॉस गे है? बोलते हुए वो लड़की छिपकर वॉशरूम आ जाती है और अश्विनी को कॉल कर देती है। हेलो अश्विनी मम। हाँ बोलो चित्रा, क्या हुआ? मम आप किसी को बताना मत, मुझे आहान सर का एक सीक्रेट पता चला है। जैसे ही चित्रा ने ये कहा अश्विनी की भौहें आपस में सिकुड़ गईं। कैसा राज मुझे बताओ। मम जब आप यहां से चली गई थी ना, तब उसके बाद ना मैंने ऋषभ है ना वो ऋषभ। हाँ हाँ डरो मत चित्रा, मुझे बताओ तुमने क्या देखा, क्या किया ऋषभ ने आहान के साथ? अश्विनी गुस्से और कंफ्यूज होकर बोली। किस? वॉट? अश्विनी शॉक्ड होते हुए बोली। चित्रा, हाँ। अश्विनी गुस्से से, वॉट रबिश चित्रा, तुम्हारे बॉस कोई गे नहीं है। अगर गे होते तो आज हमारे 2 बच्चे नहीं होते। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं, मैंने सच में अपनी आंखों से देखा है, चाहो तो आप वहां केबिन के कैमरेस चेक कर सकती है। चित्रा की बातें अश्विनी के सिर में दर्द कर रही थी। एक तो वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी कि वो आहान के केबिन का कैमरा चेक कर सकती है। अश्विनी रोते हुए अपना सिर पकड़कर बोली, इसका मतलब मेरा पति गे है। मैं छोड़ूंगी नहीं उस ऋषभ को, मैंने उसे भाई माना था, उसने मेरे सुहाग के साथ मिलकर मेरा घर उजाड़ दिया। अश्विनी रो रही थी, उसने गुस्से से आहान को कॉल करना चाहा मगर कुछ सोचते हुए उसने कॉल कट कर दिया। अवनी वहां आए और अश्विनी को उदास देख बोली, भाभी शादी मेरी हो रही और उदास आप है, ऐसा कैसे चलेगा? अश्विनी बोली, अब क्या बताऊं अवनी, बात ही ऐसी है। अवनी ने कहा, कैसी बात भाभी, मुझे बताइए, क्या आपको किसी ने परेशान किया? हाँ, तुम्हारे भाई ने जीना हराम कर रखा है, उसे एक बार मिलकर उसकी अच्छी खातिरदारी करनी पड़ेगी। अश्विनी गुस्से से पिलो को नोचते हुए बोली। अवनी ने कहा, भाभी धीरे, बेचारे पिलो को दर्द हो रहा होगा। अश्विनी गुस्से में रोते हुए पिलो फेंक देती है। अवनी ने हंसकर कहा, शायद भैया को पता चल गया होगा। आप फिर से छिपकर रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी मगर रास्ते में वो इंसिडेंट ही गया जिससे भैया ने जरूर आपको कोई धमकी दी होगी। अश्विनी उसे घूरते हुए बोली, हंसो मत। अवनी डरते हुए चुप हो गई। ओके, मैं अपने रूम में जा रही। अवनी वहां से तुरंत भाग गई थी। ऋषभ, अश्विनी जोर से चिल्लाई। 1 घंटे बाद आहान वापस मेंशन आ गया था, उसके साथ ऋषभ भी आया हुआ था। वेदिका और ईशानी, देव और सूर्या के साथ खेल रहे थे। सामने आहान की आवाज सुन उनके हाथ से बॉल नीचे गिर गई। डैडी आ गए। देव खुश होते हुए आहान के पैरों से लिपटते हुए बोला। वो दोनों डर और हैरानी से आहान को देख रही थी। तो ये है एएसआर, कितना हॉट है ना? वेदिका धीरे से ईशानी को कोहनी मारते हुए बोली। तभी सूर्या ने कहा, डैड इनसे मिलिए, ये है वेदिका दी और ये है ईशानी दी। ईशानी। ऋषभ सामने ईशानी को देखता है। ईशानी की आंखें भी ऋषभ की आंखों से जा मिली और ईशानी शॉक्ड हो गई। ईशानी उस दिन को याद करके इमोशनल हो रही थी। देव ये देखकर सूर्या को नजरों ही नजरों से ईशानी और ऋषभ की तरफ देखने को कहता है। सूर्या देखता है और फिर देव को देखता है। देव होठों पर फ्लिटी स्माइल लिए हुए था। ये लड़का बहुत कैची है, सूर्या मन में बोला। तभी देव खांसने लगा। अहम अहम, ऋषभ अंकल। ऋषभ हड़बड़ा गया और देव से बोला, देव बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। वहीं ईशानी जो थोड़ी देर पहले इमोशनल हो रही थी, अब कंफ्यूज थी। देव आहान से बोला, डैड, ऋषभ अंकल झूठ बोल रहे हैं। आहान ऋषभ को देखते हुए ठंडी आवाज में बोला, हाँ, आजकल उनका ध्यान कहीं और है। तभी अश्विनी वहां आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा और चिढ़ थी। अश्विनी ने ऋषभ की ओर देख तंज मारते हुए कहा, मुझे भी यही लग रहा है। देव, आजकल तुम्हारे चाचू का ध्यान कहीं और है। ऋषभ शर्माते हुए बोला, नहीं मैम, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस एक बार ही इनसे मिल
मगर अश्विनी की गुस्से वाली आंखों को देख ऋषभ खामोश हो गया। बेचारे की बोलती नहीं खुल रही थी। देव ने कहा, हाँ देखा ना, कैसे अभी एक दूसरे को देख रहे थे। अश्विनी बोली, हाँ, और तो और किस। तभी सूर्या जोर से खांसने लगा। ऋषभ जल्दी से बोला, नहीं मैम, आप तो गलत समझ रही हैं। हम दोनों तो दोस्त भी नहीं हैं, किस करना तो दूर की बात है। ओह रियली? अश्विनी ने अपनी एक भान ऊपर उठाते हुए कहा। वेदिका और ईशानी को समझ नहीं आया वो क्या कहें, इसलिए वो जल्दी से अपने रूम में चली गई। अश्विनी ने तभी सीरियस होकर कहा, देव और सूर्या, जी मॉम। जाओ, अपने रूम में जाओ। देव मन में, ओ तेरी, कहीं मॉम अंकल को पीटने तो नहीं वाली। वो दोनों अपने रूम में चले गए। अब वहां बस आहान, अश्विनी और ऋषभ ही बचे हुए थे। अश्विनी गुस्से से ऋषभ को घूर रही थी। मुझसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ऋषभ। मैंने तुम्हें अपना भाई माना था और तुम ऐसा करोगे, मैंने सोचा नहीं था, अश्विनी बोली। ऋषभ डरते हुए आहान के पीछे छिप गया। सॉरी मैम, अट्रैक्शन था उनसे हो गया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ऋषभ जो हमेशा से अपने बॉस से डरता था, आज उसे उसके साथ सेफ फील हो रहा था। अश्विनी गुस्से से उसके पास आते हुए बोली, हटो, दूर रहो मेरे आहान से। बोलते हुए वो ऋषभ के पास आए। मुझे मारना मत मैम, ऋषभ आहान के आगे आते हुए बोला। मारूंगी तुम्हें तो मैं कच्चा खा जाऊंगी, अश्विनी ऋषभ के पीछे भागते हुए बोली। वो दोनों आहान की फेरी लगा रहे थे। आहान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। वो सर्द आवाज में बोला, बस करो तुम दोनों। अश्विनी और ऋषभ रुक गए। तभी अश्विनी गुस्से से आहान की चेस्ट पर मारते हुए बोली, तुम उसे क्यों बचा रहे हो? कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करते? अब तुम्हें मुझसे नफरत हो रही है? ऋषभ ये सुनते ही जैसे सदमे में चला गया था। नहीं मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं गे नहीं हूं और ना ही बॉस है, ऋषभ बोला। अश्विनी गुस्से से उसकी तरफ भागते हुए बोली, झूठ, तुम दोनों ने मेरे जाने के बाद एक दूसरे को किस किया था। जैसे ही अश्विनी ने ये कहा, वो दोनों समझ गए कि चित्रा ने अश्विनी को सब कुछ बता दिया था। ये चित्रा की बच्ची, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, ऋषभ गुस्से से बोला। अश्विनी ने कहा, उससे पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि अश्विनी ऋषभ को भी मारने लगती, आहान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। छोड़ो मुझे, वरना मैं सबको बता दूंगी कि मेरा पति गे है, अश्विनी बोली। आहान उसे घूरते हुए बोला, वो मुझे हक कर रहा था। ऋषभ ने कहा, हाँ, जब बॉस ने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा, मैं काफी खुश हो गया था क्योंकि मैंने टीवी में देखा था कि आप ईशानी को भी यहाँ ला रही है। अश्विनी आहान को घूरते हुए बोली, क्या ये सच है? आहान गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो तुम्हें कल का सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखा दूंगा। अश्विनी ने कहा, कोई भरोसा थोड़ी है, जैसे स्पेन में उस रात जब होटल के अंदर गई तब मेरे बेहोश होते ही तुमने फुटेज आई की मदद से चेंज और एडिट कर दी थी, अब भी ऐसा कर दिया तो? आहान ठंडी सांस लेता है और ऋषभ से बोलता है, अगले 30 मिनट में मुझे वो फुटेज चाहिए। नहीं, 5 मिनट में, क्या पता तुमने एडिट कर लिया तो? अश्विनी घूरते हुए बोली। आहान गहरी सांस लेते हुए बोला, जाओ, ऑफिस के मैनेजर को कॉल करो और उस फुटेज को मेरे फोन पर भेजने को कहो। अश्विनी ये सुन मुस्कुराए। उसने आहान के शोल्डर पर टैप करते हुए कहा, गुड, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आहान गुस्से से अश्विनी को घूर रहा था, वहीं ऋषभ तो अभी भी सदमे में था। अश्विनी ने उसे गे बना दिया था। कुछ देर बाद अश्विनी ने वो फुटेज देखा, साथ में ऑडियो भी आ रही थी। अश्विनी ने ऑकवर्ड स्माइल करते हुए आहान और ऋषभ की तरफ देखा। आहान अपने दोनों हाथ बांधे उसे बुरी तरह से घूर रहा था, वहीं ऋषभ मुंह बनाए खड़ा था। मैम अब तो यकीन हो गया ना आपको, या कुछ और भी बाकी है? ऋषभ ने कहा। अश्विनी के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे। ना नहीं, मैंने ही गलत समझ लिया, हा हा हा, मैं डिनर लगा देती हूँ। अश्विनी ये बोल तुरंत वहां से भाग गई। वो अपने रूम में आए और सीने पे हाथ रख जोरों से हांफने लगी। हाँ बच गए आज तो, वरना वो राक्षस नजरों की आग से ही भस्म कर डालता, अश्विनी खुद से बोली। अश्विनी थोड़ा शांत हुई और रूम से निकल डिनर सेट करने में लग गई। शाम बीत गई, डिनर हो गया, सब अपने अपने रूम्स में चले गए। रात का अंधेरा छाया हुआ था। वेदिका अपने रूम में चली गई, लाइट्स ऑफ कर बेड पर लेट गई और कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो गईं। हर तरफ शांति थी, लेकिन आधी रात के आसपास उसने अपने करीब किसी की मौजूदगी महसूस की। अचानक उसकी आंखों पर से नींद का पर्दा हटा और उसे लगा कि कोई उसके करीब था।
कोई उसकी गर्दन के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा था, उसके कंधों को जकड़े हुए। वेदिका एकदम से उठी और अपने पास देखा, सामने आरव सोया हुआ था। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वेदिका ने गुस्से से उससे पूछा। उसने अपनी आवाज दबा ली थी ताकि किसी और को सुनाई ना दे। आरव ने आंखें धीरे से खोली और वो वेदिका को देख शॉक्ड हो गया। उसने गुस्से से कहा, मैं अपने ही रूम में हूं, तुम खुद ही यहां आ गई हो। वेदिका ने चौंकते हुए इधर उधर देखा। रूम उसका ही था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कंफ्यूजन थी। ये मेरा रूम है, तुम आए हो यहां। आरव ने जरा भी घबराहट दिखाए बिना कहा, तुम ही तो कह रही थी तुम्हारा रूम है, तो फिर मैं यहां क्या कर रहा हूं? अब मैं खुद आधी रात को किसी लड़की के रूम में नहीं आता। वेदिका ने ध्यान से उस रूम को देखा तो तभी याद आया कि ये उसका रूम था ही नहीं। उसका रूम और आरव का रूम आपस में बहुत सिमिलर था। वो अपनी कंफ्यूजन और थोड़ी एम्बेरसमेंट के साथ चुपचाप बेड के कोने में बैठी थी, पर आरव के चेहरे पर एक हल्की सी मजाकिया मुस्कान थी। आरव धीरे से उसके पास आया। वेदिका पीछे हटने लगी, वो डर रही थी। आरव अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पे छोड़ते हुए बोला, अब इतना भी सीरियस मत हो, तुम मेरे रूम में आ गई हो तो कम से कम कंफर्टेबल फील करो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो वेदिका को और नर्वस कर रही थी। कंफर्टेबल फील करूं? आखिर ये सोच भी कैसे सकता है? एक अकेली लड़की किसी अनजान के रूम में कैसे कंफर्टेबल हो सकती है? वेदिका मन में बोली। वेदिका ने उसकी चेस्ट पर अपने हाथ रख दूर करने की कोशिश करने लगी। हटिए मिस्टर आरव, आप क्या कर रहे हैं? वेदिका घबराते हुए बोली। लेकिन आरव ने तभी धीरे से उसका हाथ और भी मजबूती से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। दोनों के बीच की फासला अब बिल्कुल कम हो चुका था। आरव ने उसके और करीब आते हुए धीरे से कहा, इतनी घबराहट क्यों हो रही है? तुम्हें तो मैं डेंजरस लगता हूं, है ना? उसके लब उसके बिल्कुल करीब थे और उसकी सांसों की गर्मी वेदिका के चेहरे को छू रही थी। वेदिका ने उसकी आंखों में देखा, जो अब उसके दिल की धड़कन और तेज कर रही थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो हल्की सी आवाज में बोली, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता मिस्टर आरव। लेकिन उसके लफ्जों में एक हल्के से कांप रहे थे। वो अपने होठों को उसके होठों के करीब ले आया। दोनों के चेहरे के बीच अब कुछ ही फासला था। वेदिका का दिल जोर से धड़क रहा था और वो उसके इस करीबी पर कुछ भी कहने में असमर्थ थी। आरव धीरे से अपने होंठ उसकी गाल पर ले जाते हुए मुस्कुराया और बोला, तो फिर ये नर्वसनेस क्यों? आखिर तुम यहां तक आ ही गई हो। उसके शब्द और उसकी नजदीकियां दोनों वेदिका को थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से खो देने पर मजबूर कर रहे थे। मैं कहाँ नर्वस हूं, हट जाइए वरना चिल्लाऊंगी, वेदिका जोर से बोली। आरव स्मिर कर बोला, रूम साउंड प्रूफ है। वेदिका अब रोने के कगार पर थी। ये देख तभी आरव धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, चलो अब तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ दूं? उसने ये कहकर थोड़ा सा पीछे हटे और उसके चेहरे पर एक टीजिंग स्माइल थी, जैसे वो अब भी उसके रिएक्शन का इंतजार कर रहा हो। वेदिका ने अपनी आंखें गुस्से से उस पर तिरछाई, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक हल्की सी लालिमा थी जो उसके इमोशंस को बयां कर रही थी। आरव ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, ओह, तो मैडम खुद चली जाएंगी। शुक्र है कि मैं हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तुम तो हो भी हीरो ही पर काम विलेन वाले, वेदिका मन में बोली। वेदिका ने अपना चेहरा गुस्से से फिर से घुमा लिया और बेड से उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जाते हुए उसने अपने पैर से आरव की चप्पल पे कदम रख दिया और हल्की सी चीख निकल गई, आह! आरव ने तुरंत अपने हाथ बढ़ाए और उसे पकड़कर संभाल लिया। वेदिका उसके हाथ में थी और दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। उस पल में दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, देखा, तुम्हें मेरी जरूरत है, चाहे तुम मानो या ना मानो। वेदिका ने अपने पैर संभालते हुए गुस्से से कहा, बहुत हीरो बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हूं। आरव मुस्कुराते हुए बोला, अरे बाबा, तुम्हें जब डरना ही नहीं तो फिर ऐसे भाग क्यों रही हो? वेदिका ने आंखें घुमाकर कहा, तुम अपने रूम में हो और मैं अपने रूम में जा रही हूं, बस। आरव ने इसके जवाब में बस एक टीजिंग स्माइल दी और धीरे से बोला, गुड नाइट मिस वेदिका। उसके शब्दों में एक हल्की सी शैतानी थी जो वेदिका के दिल की धड़कन को और भी तेज कर गई। वेदिका बस उसकी तरफ गुस्से से देखती हुई अपने रूम की तरफ निकल गई और जाते हुए अपने आप से बोली, ये लड़का तो पूरी मुसीबत है, लेकिन उसकी वो स्माइल,
लेकिन वो अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाई और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वेदिका ने अपने रूम में इधर उधर देखा और कहा, ये ईशानी कहाँ चली गई? रात के इस समय कहीं भी ऐसे बिना बताए जाना इस लड़की का रोज का ही नाटक बन गया है। वहीं ईशानी नीचे किचन में पानी लेने आई थी। किचन में थोड़ी सी रोशनी थी, बस इतनी की चीजें देखने के लायक हो। जैसे ही उसने पानी का जग उठाकर पीना शुरू किया, उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसके साय से कोई चेहरा धुंधला सा दिख रहा था और अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। ईशानी ने धीरे से अपने आप से कहा, हे भगवान, अब ये कौन सा भूत आ गया रात के इस समय? जरूर कोई चोर होगा। लेकिन ईशानी, तू डरना मत, तू डरना मत, तू भी कोई कम नहीं है। उसने अपने हाथ में पानी का जग मजबूती से पकड़ लिया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस तरफ बढ़ने लगी जहां उसे वो साया दिखा था। उसके दिल की धड़कन तेजी से चल रही थी, लेकिन अपने आप को होशियार रखने की पूरी कोशिश में थी। एक बार और देखती हूँ, अगर सच में कोई चोर है तो ये जग इसके सर पे बजाएगी ईशानी, उसने अपने आप से कहा और धीरे से पीछे से उस पर अटैक करने को हुई। लेकिन जैसे ही उसने पानी का जग ऊपर उठाया, सामने वाले ने तुरंत अपना सर झुकाया और ईशानी सीधा अपना बैलेंस खो बैठी। एक जोर से चीख के साथ ईशानी नीचे गिर गई और सारा पानी उसके कपड़ों पर गिर गया। वो अब पूरी तरह से गीली थी और अब इरिटेशन के साथ गुस्से में उठी। जब उसने देखा तो सामने ऋषभ खड़ा था, अपने हाथ से थोड़ा पानी साफ करते हुए। तुम? ईशानी के चेहरे पर गुस्से और शर्म के मिले जुले इमोशंस थे। ऋषभ ने अपने कपड़ों को साफ करते हुए कहा, हाँ मैं, पर तुम रात को किचन में किस तरह से सीआईडी बनकर घुस रही हो? ईशानी ने अपने कपड़े सुधारते हुए कहा, मैं तो सोच रही थी कि कोई चोर होगा, मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ भूत की तरह खड़े होगे। ऋषभ ने हंसी दबाते हुए कहा, चोर समझ के अटैक कर रही थी तुम? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे हाथ में ये जग देख के चोर तो छोड़ दो, कोई नॉर्मल आदमी भी डर के भाग जाएगा। ईशानी उसके सरकाज़्म से चिढ़ गई और टॉन्ट देते हुए बोली, हाँ, पर अब तुम्हें क्या पता डर कैसा होता है, तुम तो हो बड़े फेयरलेस। ऋषभ ने अपनी आंखों में हल्की सी मिशीव स्माइल लाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें लगता है मैं डर नहीं सकता? ईशानी ने थोड़ा क्लोज होते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम जैसे लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना रात की चिंता, ना किसी और चीज की, बस अपने ईगो में मग्न रहते हो। ऋषभ ने थोड़ा आगे बढ़ के कहा, अच्छा, तुम्हें लगता है ये ईगो है? मैं तो समझ रहा था कि तुम्हें शायद अकेले अंधेरे में डर लगता है, इसलिए यहाँ आए हो। ईशानी ने आंखें घुमाते हुए कहा, डर और मैं? हद है तुम्हारी। मैं तो बस यहाँ पानी लेने आई थी, तुम क्या समझते हो कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठ के रात की कहानियां सुनूंगी? ऋषभ ने धीरे से उसके करीब होते हुए कहा, कहानियां सुनाना जरूरी नहीं है, कभी कभी कुछ मोमेंट्स बिना शब्दों के भी काफी होते हैं। उसके लब ईशानी के करीब आके रुक गए और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। ईशानी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा दूर रहो, मिस्टर। ऋषभ ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में डर लग रहा है या बस एक्ट कर रही हो? ईशानी ने उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ऋषभ ने उसे और भी मजबूती से पकड़ लिया। अब दोनों के बीच बिल्कुल फासला नहीं था। ऋषभ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम जितना भी मुझे पुश करो, पर यह सच है कि तुम भी थोड़ी देर के लिए मेरी कंपनी एंजॉय कर रही थी। ईशानी ने गुस्से से कहा, एंजॉय? हद है, मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम कब यहां से निकलोगे। ऋषभ ने टीजिंग टोन में कहा, सच में? क्योंकि तुमने तो खुद ही अपना वक्त मुझे अटैक करने में लगाया। वैसे थैंक यू, रात को कुछ तो एडवेंचर मिला। ईशानी ने अपनी आंखों में इरिटेशन और शर्म के साथ कहा, तुम्हारे एडवेंचर के लिए मैं नहीं हूं, ओके? ये पानी मुझ पर गिर गया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी हीरो की तरह बिहेव करोगे। ऋषभ ने उसके करीब होते हुए कहा, तो तुम्हें हीरो नहीं चाहिए, ओके, पर मैं यहां से आसानी से जाने वाला नहीं हूं। दोनों के चेहरे अब बिल्कुल पास थे और उनके बीच की छोटी सी तनाव भरी साइलेंस अब और इंटेंस हो गई थी। ईशानी ने एक बार फिर उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश की और कहा, ऋषभ, मुझे छोड़ दो, वरना मुझे फोर्सफुली हटाना पड़ेगा। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ धीरे से छोड़ दिया और पीछे होते हुए कहा, चलो ठीक है, तुम्हें तंग नहीं करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी तुम कहने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारे लफ्जों में सचमुच काफी गुस्सा है। ईशानी ने उस पर से अपनी नजर हटाते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करना भी पसंद नहीं है। ऋषभ ने हंसी दबाते हुए कहा, अच्छा, तो क्या तुम अभी अपने कमरे में जाकर मुझसे दूर रह सकती हो?
ईशानी ने गुस्से से कहा, बिल्कुल, तुम देखते जाओ। वो जल्दी से वहां से निकली, लेकिन जाते हुए अपने दिल की तेजी से धड़कन को छुपाने में फेल हो गई थी। ऋषभ उसके पीछे खड़ा होते हुए बस मुस्कुराता रहा। उसकी आंखों में उस रात का एक छुपा हुआ मजाक और उसकी हरकतों का असर था। अश्विनी अपने बेड पर लेटे हुए अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद का नाम ओ निशान तक नहीं था। आज कुछ अजीब सा लग रहा था, एक अधूरी सी खुशी, जैसे उसके पास सब कुछ हो पर फिर भी कुछ मिसिंग हो। उसने अंदर ही अंदर सोचा, क्या प्रॉब्लम है मेरा? आज तो अहान भी साथ नहीं सोया, इसलिए शायद ऐसे लग रहा है। वो अपने आप से गुस्से में बोली, बहुत एटीट्यूड है तुम्हारा मिस्टर अहान, पर मुझे पता है कैसे मनाना है तुम्हें। अश्विनी ने अपने बेड से उठकर अहान के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि अहान अपनी आंखें बंद करके लेटे हुए था, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि वो यहाँ है। वो धीरे से उसके पास गई और अपने हाथ उसके कंधों पे रखती हुई बोली, अहान, तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? अहान ने अपनी आंखें खोली और एक ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा, पर कुछ नहीं बोला। अश्विनी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती मुझे। अहान ने बस एक नजर से देखा, जैसे उसकी बातों में कोई असर ही ना हो रहा हो। अश्विनी थोड़ा और करीब आई और धीरे से उसके गले लग गई, लेकिन अहान फिर भी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसके कोल्ड बिहेवियर से अश्विनी को थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, पर वो अपने इमोशंस पर काबू रखते हुए उसके करीब जाती रही। अश्विनी ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम चाहते हो मैं तुम्हें मनाना बंद कर दूं? अहान ने हल्का सा स्मर्क किया और बोला, तुम्हारे ये छोटे टैक्टिक्स काम नहीं करते, अश्विनी। ये सुनते ही अश्विनी ने उसके चेहरे पर एक नरमी भरी नजर डाली और उसके ऊपर थोड़ा और झुकते हुए उसके होंठ पर पैशनेटली किस की। और ये, क्या तुम्हें अभी भी असर नहीं हो रहा? अहान ने अपने हाथ से उसकी कमर को पकड़ा और उसे नीचे लेते हुए बोला, वाइफी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये बचकानी हरकतें मुझे कन्विंस करेगी, तो गलत हो। लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा स्पार्क था। अश्विनी ने उसके गले में अपना हाथ डालकर धीरे से उसके करीब होते हुए मुस्कुराई और बोली, तुम्हें नहीं पता, मुझे और भी तरीके आते हैं तुम्हें मनाने के। इतना कहते ही उसने उसके शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलने शुरू कर दिए। अहान ने अपने हाथ से उसके हाथ पकड़ लिए और थोड़ी देर तक उसकी आंखों में घूरता रहा, जैसे उसके हर एक मूव को समझने की कोशिश कर रहा हो। अब तुम क्या चाह रही हो, वाइफी? अहान की आवाज में एक हल्की सी इंटेंसिटी थी। अश्विनी ने उसके करीब आते हुए कहा, जो भी तुम चाहो, हबी। उसके होठ अहान के बिल्कुल करीब थे और दोनों के बीच का फासला बिल्कुल खत्म हो गया था। आहान ने अपनी कोल्ड नेचर के साथ थोड़ा मुस्कुराकर कहा, अगर तुम ये चाहती हो, तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। अश्विनी ने उसकी आंखों में देखते हुए अपने हाथ उसके साथ और भी मजबूती से लपेट लिए, और दोनों के बीच के पल में सिर्फ उनके बीच की खामोशी थी जो सब कुछ बयां कर रही थी। वो दोनों एक बार और क्लोज आ गए थे। उनके कपड़े नीचे बिखरे थे। आहान अश्विनी की गर्दन पर किस कर रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और अब वो दिन भी आ गया जब राहुल और अवनी की शादी होने वाली थी। शादी से पहले वो लोग शॉपिंग करने की प्लानिंग कर रहे थे। गर्ल्स गैंग एक रूम में ही बैठी हुई थी। अश्विनी अपने हाथ बांधकर सीरियस होकर बोली, अगर हमें शॉपिंग पर जाना है तो सबसे पहले उस डेविल को मनाना होगा। अवनी बोली, भाई को मना पाना इम्पॉसिबल है, उन्होंने हमारे लिए पहले ही अलग अलग ब्रांड से कपड़े लाकर छोड़ दिए हैं। वेदिका बोली, तब तो मुझे नहीं लगता हम लोग शॉपिंग के लिए जा भी पाएंगे। ईशानी मुंह बनाते हुए बोली, जो भी हो, बिना शॉपिंग के शादी बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे बिना पटाखों और रंग के दिवाली और होली। चित्रा ने कहा, तो फिर जब सबको ये पता है बॉस कैसे हैं, तो फिर क्यों तुम सब जिद कर रही हो? अश्विनी गुस्से से पिल्लों को मारते हुए बोली, ये सब उसके दुश्मनों की वजह से हुआ है। अगर उसके दुश्मन ना होते तो हमें गार्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं उन लोगों को मार डालूंगी। कूल डाउन अश्विनी, अब तो हमें बस घर में ही रहकर काम चलाना पड़ेगा, वेदिका ने कहा। अवनी उदास होते हुए बोली, सब मेरी ही गलती है, मुझे शादी की जिद करनी ही नहीं चाहिए थी। ईशानी ने कहा, अब हमें घर पर ही रहना होगा, शॉपिंग मॉल जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। तभी सबकी नजर देव और सूर्य पर पड़ी जो हैरी के साथ खड़े थे। लेडीज लोग, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, देव फ्लैटी टोन में बोला। अश्विनी गुस्से से बोली, हमारी प्रॉब्लम ऐसी है, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, तुम बच्चे तो कभी नहीं। देव ने कहा, अरे मम्मा, आप अपने बच्चे की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रही है।
सूर्य बोला, जब तक वो अंडर एस्टिमेट करती रहेगी तब तक कोई नई बच्चन प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी। देव गुस्से से बोला, भाई, तुम्हें लगता है मेरी वजह से प्रॉब्लम होती है और आपकी वजह से नहीं? या आप समझदार हो? सूर्य एटीट्यूड के साथ बोला, ऑफ कोर्स मैं जीनियस हूं, मैं ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता हूं। देव चिढ़ते हुए बोला, बिना किसी की मदद के आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। सूर्य ने हाथ बांधते हुए सरकास्टिक टोन में कहा, और तू सोचता है कि दुनिया तुझ पे ही चलती है? बच्चा है अभी, समझ में नहीं आएगा, और रही बात मदद की, सोचना भी मत, मैं तुमसे कोई हेल्प मांगूंगा। देव ने आंखें घूरते हुए जवाब दिया, बच्चा? भाई, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं तो हीरो हूं। आई एम बैटमैन, तुम देखो, अपने बॉस एटीट्यूड में ही रहना। सूर्य ने हल्की सी हंसी के साथ बोला, हीरो? तुम? बस स्टोरीज और स्कूल में हीरो बनने का शौक है तुझे। तुम्हें तो शायद पता भी नहीं है कि डैड को कैसे मनाना है। देव ने अपनी कमर पे हाथ रखते हुए कहा, आप देखो भाई, मैं तुम्हारे सामने ही डैडी को कन्विंस करके दिखाता हूँ। मैं काफी क्यूट हूँ और वो मेरी बात कभी नहीं टालते। आप तो वैसे भी उनके सामने छुपकर खड़े रहते हो। सूर्य अपनी भौहें ऊपर उठाकर, ओहो, तो तुम्हें लगता है कि डैड तुम्हारी बात सुनेंगे? डैड को कन्विंस करना किसी बच्चों का खेल नहीं है, और ये तुम्हें अब समझ में आएगा। अश्विनी, जो कब से उनकी बहस सुन रही थी, अब गुस्से से एक पिल्लो उठाकर देव की तरफ फेंकती है। बस करो तुम दोनों। अगर तुम्हारे इतने ही दम है तो जाके अपने डैड को कन्विंस करो कि हमें शॉपिंग जाने दें, वरना यहाँ पर फ्री में हीरो मत बनो। देव ने फ्लिटी स्टाइल में स्माइल करते हुए कहा, मम्मा देखो तो सही, मैं और सूर्या भाई टीम बनाते हैं और डैडी को मना कराते हैं। सूर्य ने सरकाज़्म के साथ कहा, तुम और मैं टीम? लगता है तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा ज्यादा चढ़ गया है। देव गुस्से में हाथ हिलाते हुए बोला, जो भी हो भाई, अब तुम्हें देखना ही पड़ेगा कि कैसे मैं डैडी को मनाना हूं। अश्विनी ने फाइनली गुस्से से कहा, तुम लोग जाके अपने डैड को मनाओ, वरना हमेशा के लिए घर में ही रहो, समझे? देव और सूर्या ने एक दूसरे को देखा और चले गए आहान के रूम की तरफ, जो एक इंटेंस वाइब से भरा हुआ था। आहान एक मास्टर चेयर में बैठे थे। रूम में एक कोल्ड ऑरा था। आरव, ऋषभ और सात्विक उनके साथ डिस्कस कर रहे थे। जैसे ही देव और सूर्या ने एंट्री की, पूरा रूम उन पर कंसंट्रेट करने लगा। आहान ने अपनी पेनिट्रेटिंग आंखें उन दोनों पर डाली और एक साइलेंट सवाल के साथ उन्हें देखा। सूर्या ने सीरियस टोन में कहा, डैड, हमें आपसे बात करनी है। आहान ने ठंडे से लहजे में कहा, कौन सी बात है? और मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम लोग कुछ रैंडम डिमांड्स लेकर आओ। देव ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, डैड, हम चाहते हैं कि गर्ल्स को शॉपिंग जाने की परमिशन दे दें। वो सब बहुत अपसेट हैं। आहान ने एक सर्द हंसी के साथ कहा, अपसेट? अपसेट होना तुम सबका यूजुअल स्टेट लगता है, और तुम्हें ये लगता है कि मैं बिना किसी वजह के अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा? सूर्या ने कलमी जवाब दिया, डैड, अगर हम उनके साथ सिक्योरिटी के साथ चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके हर रूल को फॉलो करेंगे। आहान ने ठंडे और कैलकुलेटिंग टोन में कहा, सूर्या, तुम समझदार हो पर यह रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे बस की नहीं है। देव तभी अपनी पपी आइस के साथ पास आकर मासूमियत से बोला, ओ डैडी, मेरे प्यारे डैडी प्लीज। आप कहते हैं ना कि हमें प्रैक्टिकल चीजें समझनी चाहिए। आज हम भी वो सब प्लान करके आए हैं जो आपको कन्विंस करेगा। ये पपी आइज बनाना बंद करो, मैं किसी की नहीं सुनने वाला। आहान सर्द आवाज में बोला। रूम में थोड़ी देर तक साइलेंस था, लेकिन फिर आरव ने जरा हेसिटेशन के साथ कहा, भाई, एक्चुअली लड़कियों के केस में ना, अगर शॉपिंग नहीं करने गए तो वो वैसे ही इरिटेट रहेंगी और ये शादी का इवेंट भी डल हो जाएगा। ऋषभ थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर बोला, हाँ बॉस, गर्ल्स की साइकोलॉजी यही है। शॉपिंग इज लाइक देयर सेलिब्रेशन, और बिना उसके उनका मूड सेट नहीं होता। आहान ने एक सर्द हंसी के साथ ऋषभ को देखा और कहा, तुम्हें देखकर लगता है लड़कियों के बारे में बहुत ज्यादा समझने लगे हो। कहीं किसी के साथ ज्यादा टाइम तो नहीं गुजार रहे? ऋषभ ने अंदर ही अंदर सोचा, यही तो मौका चाहिए मुझे। ईशानी के साथ शॉपिंग का चांस मिल जाए तो क्या बात है। लेकिन वो सिर्फ एक नर्वस स्माइल के साथ चुप हो गया। सत्विक ने भी थोड़ा सपोर्ट करते हुए कहा, शायद उनको एक बार शॉपिंग पर जाने देने से ज्यादा फायदा हो। वैसे भी सिक्योरिटी तो हमारे साथ होगी, और हम भी तो साथ में चल रहे हैं। आरव गला खनखारते हुए बोला, अहम मैं भी सत्विक की बात से एग्री करता हूं। जब हम साथ रहेंगे तो लड़कियों को दुश्मन हट नहीं कर पाएंगे। आहान ने थोड़ा सोचकर उन सब पर अपनी कोल्ड गेज डाली, तुम लोग सीरियसली मुझे कन्विंस करने आए हो लड़कियों के शॉपिंग पर जाने के लिए?
ये सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। देव ने थोड़ा क्यूट और प्लीडिंग टोन में कहा, डैडी सिर्फ एक दिन और हम सब आपके सिक्योरिटी रूल्स फॉलो करेंगे। आप देखेंगे भी नहीं, सब सेफ रहेगा। आहान ने फाइनली उनकी तरफ थोड़ी देर घूरता रहा और एक ठंडे और कैलकुलेटिंग टोन में बोला, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो सबसे पहले तुम लोग रिस्पॉन्सिबल होगे। और तुम देव, फिर तुम्हारी पपी आइज यहां काम नहीं आएंगी। सूर्या और देव ने एक दूसरे को देखा और स्माइल की, जैसे मिशन अकॉम्प्लिश हो गया हो। यस, फाइनली मैं उसके साथ जा पाऊंगा, ऋषभ खुद से बोला। आहान उन दोनों को एक कोल्ड लुक के साथ देखता रहा और आगे बोला, अगर तुम सिक्योरिटी डिटेल और प्लानिंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया तो तुम दोनों फिर कभी ये डिमांड्स लेकर मेरे सामने मत आना। तुम्हारी रिक्वेस्ट मैं कंसिडर कर सकता हूं, बस इस बार के लिए। देव और सूर्या ने एक दूसरे को विक्ट्री की नजर से देखा और फिर मिलकर एक साथ बोले, थैंक यू डैड, आपने हमारी बात मान ली। आहान अपने यूजुअल कोल्ड टोन में उन्हें कलमी डिसमिस करते हुए बोला, बहुत एक्साइटमेंट में मत रहना, तुम लोगों की जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई है। आरव बोला, चिंता मत करिए भाई, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे बाद में आपको गुस्सा आए। देव और सूर्या ने कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ वहां से एग्जिट लिया और अश्विनी और गैंग को परमिशन का गुड न्यूज देने रूम में आ गए। जैसे ही देव और सूर्या रूम में आए, उनके चेहरे पर विक्ट्री की मुस्कान थी। देव अश्विनी के पैर से लिपट गया और स्माइल के साथ बोला, मम्मा मम्मा, मिशन अकॉम्प्लिश्ड, शॉपिंग का प्लान फाइनली हो गया है। अश्विनी, जो थोड़ी देर पहले परेशान सी हो गई थी, अब उनकी साइड में आए और कहने लगी, सच में तुम दोनों ने उसे कन्विंस कर दिया? सूर्या ने हल्की सी ग्रिन के साथ कहा, हाँ मॉम, अगर हम दोनों की टीम काम करे तो कुछ भी पॉसिबल है। अवनी, जो थोड़ी शॉक्ड थी, बोली, लेकिन भाई, शॉपिंग पर जाने की परमिशन दे ही दी, इतनी जल्दी उसका मूड कहां से बदल गया? वेदिका ने भी थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, तुम दोनों ने अपने डैड को कन्विंस किया, पर किस तरीके से? आई मीन, वो इज नॉट ईजी टू डील विद। देव ने अपनी क्लासिक चार्मिंग स्टाइल में जवाब दिया, अरे बुआ, वो ना मैंने अपनी पपी आइज दिखा दी तो बात बन गई। वैसे भी हमने उनके सिक्योरिटी रूल्स को फॉलो करने का प्रॉमिस किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सूर्या गुस्से से बोला, झूठ, वो इसलिए माने थे क्योंकि चाचू मामू और अंकल ने उन्हें मनाया था। देव गुस्से से बोला, नहीं, लास्ट में मैंने उनसे प्यार से रिक्वेस्ट की इसलिए वो माने। सूर्या ने थोड़ा सरकास्टिक टोन में कहा, डैडी ऐसे नहीं है, तुम्हें लगता है तुमने कुछ स्पेशल किया। मैंने सिक्योरिटी बोलकर अपनी थोड़ी सी क्लेवरनेस दिखाई और हमारी बात मान ली। अश्विनी ने अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करते हुए कहा, चलो जो भी हो, अब तो शॉपिंग का चांस मिलेगा, अब बस हमारी बात है और सबको रेडी हो जाने देना। चित्रा खुश होते हुए बोली, तो फिर ठीक है गर्ल्स, आर यू रेडी? सबने एक साथ कहा, यस। देव भी जोश के साथ बोला। सूर्या उसे टॉन्ट मार, तू लड़की है क्या? देव झल्ला गया, आप चुप रहिए भैया। फिर अश्विनी से प्यार से बोला, मम्मा हम भी साथ चलेंगे। अश्विनी सीरियस वे में बोली, नहीं देव सूर्या, हम वहां तुम लोगों को नहीं संभाल पाएंगे। देव रोते हुए जमीन पर बैठ गया और अपने हाथ पर मारते हुए गुस्सैल कैट की तरह बोला, नहीं मम्मा, मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग जाऊंगा। एक तो हम दोनों ने आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और ऊपर से आप हमें मना कर रही हैं। अश्विनी अपने हाथ बांध बोली, तुम अपने डैड को कन्विंस कर सकते हो लेकिन अपनी मॉम को नहीं। देव मुंह बनाकर बोला, पर मैं जाऊंगा, अगर आप लोग नहीं ले गए तो मैं डैड से बोल आपके प्लान कैंसिल करवा दूंगा। देव की धमकी सुन अश्विनी ने उसे रोकते हुए कहा, शॉपिंग का आइडिया यहीं खत्म हो गया और जो मैंने कहा वो फाइनल है। देव ने थोड़ा शॉक्ड होकर कहा, मम्मा आप इतना सख्त क्यों हो रही हैं? हमने सब प्लान किया है। अश्विनी ने गुस्से से आंखें दिखाते हुए कहा, जितना भी प्लान कर लो, तुम दोनों के लिए शॉपिंग अलाउड नहीं है। तुम्हारे डैड से परमिशन मिली, इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी तुम्हें जाने दूंगी। वेदिका, ईशानी और चित्रा ने देव को समझाने लगी। देव ने उन दोनों को देखकर अपने हाथ बांध लिए और मुंह फुलाकर दूसरी तरफ बैठ गया। हो, सुनो देव, बस मान जाओ, वहां कान काटने वाले किडनैपर्स काफी हैं। तुम्हारा ये शॉपिंग का सपना यहीं छोड़ दो, वेदिका बोली। किडनैपर्स कान नहीं काटते, आप मुझे बेवकूफ समझती हैं आंटी। देव ने जैसे ही आंटी शब्द का इस्तेमाल किया, वेदिका झल्ला उठी। क्या कहा आंटी? मैं आंटी दिखती हूं तुम्हें? वेदिका ने कहा। देव ने एक ईविल स्माइल के साथ कहा, अगर आप मम्मा को मुझे शॉपिंग जाने के लिए मना लेंगी
तो मेरी नजरों में आप फिर से यंग और खूबसूरत ही जाएंगी। ईशानी को हंसी आ रही थी। वेदिका उसे घूरकर देखती है। ईशानी चुप हो जाती है। सूर्या स्माइल करते हुए बोला, देव, तुम कब समझोगे कि मम्मा का मना मतलब फाइनल है? देव जमीन पे बैठ के मुंह फुलाते हुए बोला, मुझे बस एक चांस चाहिए था और आप सबने मिलके मेरा प्लान चौपट कर दिया। सूर्या एटीट्यूड के साथ, हाँ, जाने दो मम्मा इसे, ये लड़कियों की तरह जिद कर रहा है। तुम मेरी मर्दानगी पर सवाल उठा रहे हो? देव गुस्से से बोला। अश्विनी ने कहा, हाँ, सूर्या सही कह रहा है। मैं सोच रही हूँ देव के लिए आते समय फ्रॉक, हेयरबैंड और बाल बांधने वाले रबर बैंड ले आऊं, है ना देव? देव इमेजिन करने लगा वो लड़की होकर कैसा लगेगा। उसने अगले ही पल गुस्से से कहा, भाड़ में जाओ, मैं नहीं जा रहा। अगर किसी ने मुझे हैंडसम से ब्यूटीफुल बनाया तो मैं उसे गंजा चुड़ैल बना दूंगा। बोलते हुए देव खड़ा हुआ और हेनरी से बोला, चलो हेनरी, यहाँ एक मर्द के लिए कोई जगह नहीं है। हेनरी उसके साथ चला गया। अश्विनी हंसते हुए बोली, प्लान काम कर रहा। अवनी बोली, भाभी हम लेट हो रहे हैं, हमें चलना चाहिए। वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं सत्विक, आरव, ऋषभ वहां पहले से ही खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। भैया ने कहा है आप लोग हमारे साथ जाएंगी, आरव अश्विनी से बोला। अश्विनी ने कहा, मैं सत्विक की कार में बैठती हूँ। वेदिका तुम आरव के साथ आ जाना। ईशानी तुम ऋषभ के साथ और चित्रा, तुम भी मेरे साथ आ जाना। इस बंदर के साथ जाना होगा, ये वहां भी परेशान करेगा, वेदिका मुंह बनाते हुए बोली। आरव उसके कान में टीस करती आवाज में बोला, मुझे पता है मैं हैंडसम हूं, लेकिन तुम अगर मुझे सबके सामने घूरोगी तो सबको ये लगेगा तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए अंदर जितना चाहे उतना घूर सकती हो। वेदिका ये सुन आरव के पैर पर किक करती है ताकि किसी को पता न चले कि वो अभी एक लड़की से मार खाकर आया है। आरव अपनी चीख को गले में ही अटका देता है। वेदिका उसे घूरते हुए बोली, किसी को कोई गलतफहमी हो या खुशफहमी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आरव बोला, आखिर बार बार तुम मुझे किक क्यों करती हो? आई लाइक इट। वेदिका ईविल स्माइल करके कार में बैठ गई। आई लाइक यू टू, आरव मन में बोला। वहीं दूसरी कार में बैठी चित्रा सत्विक को देखकर कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। वो पागलों की तरह मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। चित्रा मन में बोली, यार ये कितना हॉट है, काश मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। पिछली बार जब सत्विक राठौड़ कॉर्पोरेशन में आया था तब उसे देखते ही पहली नजर का प्यार हो गया था, इसलिए वो अश्विनी से नजदीकियां बढ़ाती थी ताकि वो सत्विक का नंबर मांग सके। थैंक यू अश्विनी, अगर तुम मुझे इनवाइट न करती तो मैं इसे इतने करीब से देख नहीं पाती, चित्रा मन में बोली। सत्विक जो ड्राइव कर रहा था फ्रंट मिरर से घूरकर चित्रा को देखता है जिससे चित्रा सहम जाती है। वहीं एक कार उनका पीछा कर रही थी। सर, वो पॉइंट शॉपिंग मॉल की तरफ जा रहे हैं। चित्रा जल्दी से इधर उधर देखने लगी। बाप रे, इसने तो मुझे इसे घूरते हुए देख लिया, कहीं ये पुरुष हेल्पलाइन पे डील न कर दे, चित्रा मन में बोली। अवनी उसे कोहनी मारते हुए बोली, आर यू ओके चित्रा? उसके सवाल पर सत्विक फिर से चित्रा को देखता है और चित्रा घबराकर बोलती है, हाँ, आई एम ओके। दूसरी तरफ ईशानी ऋषभ के बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी जिससे ऋषभ अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो ईशानी से बातें करना चाहता था मगर उसके गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। ऋषभ तभी हिम्मत कर बोला, आज का मौसम कितना सुहाना है ना। ईशानी ये सुन खिड़की से बाहर झांककर मौसम को देखती है, काफी गर्मी थी। उसने ऋषभ को अजीब तरह से घूरा। ऋषभ बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो, तुम्हें ये मौसम पसंद नहीं आया क्या? ईशानी ने कहा, बाहर लू चल रही है, ये मौसम आपका फेवरेट कैसे हो सकता है? आप सच में अजीब हैं। ये सुन ऋषभ स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ कस देता है और बोलता है, तुम्हें ये मौसम नहीं पसंद तो फिर मुझे भी नहीं पसंद। ईशानी चौंकते हुए ऋषभ को देखती है, आप सच में अजीब हैं। ऋषभ अपना सिर खुजाने लगा, उसे समझ नहीं आया वो ईशानी को इम्प्रेस कर कैसे पटाए। वैसे तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? आई मीन, कौन से रंग की ड्रेस लेने वाली हो? ऋषभ ने यह सवाल जानबूझकर किया था ताकि वो भी उसकी ड्रेस से मैचिंग ड्रेस ले पाए। ईशानी सोचने लगी, ऋषभ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ओह ऋषभ, जब ये नॉर्मल सवाल पूछने पर ही तुम्हारा ऐसा हाल है तब तू इसे प्रपोज कर रिप्लाई का वेट करेगा, तब तो तू हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, ऋषभ खुद से बोला। तभी ईशानी ने मुस्कुराकर ऋषभ से कहा, मुझे ग्रीन लहंगा चाहिए और हल्दी के लिए यू नो ना येलो ड्रेस,
और बाकी फंक्शन में एक और ड्रेस चाहिए। टोटल मिलाकर मैं 3 ड्रेस लूंगी और उनके मैच करती इयररिंग्स, हाई हील्स, लिपस्टिक, बैंगल्स। ईशानी बोले जा रही थी और ऋषभ के कान गर्म तवे पर कच्ची रोटी की तरह पक रहे थे। इन लड़कियों की शॉपिंग से रिलेटेड बातों में कितनी जुबान चलती है ना, ऋषभ खुद से बोला। ईशानी फाइनली रुकी और उसने ऋषभ की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तो फिर कैसा लगा मेरा प्लान? ऋषभ स्माइल के साथ बोला, अरे वाह, तुम्हारी प्लानिंग कितनी अच्छी है। कोई जवाब नहीं तुम्हारा, बहुत अच्छे से फ्यूचर प्लान्स करती हो। पता नहीं खुद की शादी में कितना प्लान करोगी। ऋषभ ने जानबूझकर ये सवाल किया था ताकि वो उसका रिएक्शन देखना चाहता था। उसके इस सवाल को सुन ईशानी की मुस्कान गायब हो गई और आंखों में नमी की जगह ले ली। तुम्हें पता है मम्मी और डैड मरने से पहले मेरी शादी देखना चाहते थे, मगर अब। बोलते हुए ईशानी रोने लगी। ऋषभ को खुद पर गुस्सा आ रहा था, आखिर इसने क्यों ये सवाल ईशानी से कर उसे हर्ट किया। आई एम रियली वेरी सॉरी ईशानी, प्लीज रोना बंद करो। मुझे नहीं पता था तुम्हें इस सवाल से इतना हर्ट होगा। देखना तुम जब शादी करोगी तुम्हारे मम्मी पापा स्वर्ग से तुम्हें देख काफी खुश होंगे। ऋषभ उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। ईशानी ने हैंकी से अपने आंसू पोंछे और कहा, इट्स ओके ऋषभ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर उस दिन आपने मुझे न बचाया होता तो मैं भी मर जाती, पर मुझे एक अफसोस रहेगा कि मैं अपनी मां को न बचा सकी। ऋषभ गहरी सांस लेते हुए बोला, अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। हमने एक चूक कर दी थी, उसी से तुम्हारी मम्मी नहीं रही। मगर अब अगर कोई तुम्हें हट करने की कोशिश करेगा, मैं उसकी रूह तक को बर्बाद कर दूंगा। बोलते हुए ऋषभ काफी डेंजरस लग रहा था, जिसे देख ईशानी भी एक पल के लिए डर गई थी। ये लड़का मेरे लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों है? ईशानी ने खुद से सवाल किया, मगर कहीं न कहीं वो ये देखकर खुश भी थी, चलो कोई तो था जो उसके लिए प्रोटेक्टिव था। वहीं आरव वाली कार में वेदिका बोर हो रही थी, इसलिए उसने म्यूजिक ऑन कर दिया और साउंड को भी तेज कर दिया। वो एंजॉय कर रही थी और उसकी बॉडी हल्की हल्की मूव हो रही थी, जिसे देख आरव को अपने शरीर में सनसनाहट महसूस हो रही थी। स्पार्कलिंग लाइट्स और दोस्त सब, और ये है वो लम्हा, ये है हमारी धुन, हंसी और चीयर। हाँ, ये है वो वाइब, एक क्रेजी रात, जीना बड़ा, फीलिंग अलाइव। इससे पहले नेक्स्ट स्टेप पर वेदिका खुद को मूव कर पाती, आरव ने तुरंत म्यूजिक बंद कर दिया। वेदिका ये देख गुस्से से बोली, ओ हेलो मिस्टर आरव, आपकी कार है तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी करेंगे। वापस टर्न ऑन कीजिए म्यूजिक। आरव रूड होकर बोला, डांस करना है तो शादी में कर लेना, यहाँ कार में नहीं। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। वेदिका ये सुन गुस्से से आरव को घूरने लगी, लेकिन मुझे ये पसंद है। बोलते हुए जैसे ही वेदिका ने अपना हाथ म्यूजिक ऑन करने के लिए आगे बढ़ाया, आरव ने उसका हाथ पीछे झटक दिया। वेदिका दांत भींचते हुए बोली, मिस्टर आरव आपकी क्या प्रॉब्लम है? मुझे पहले तो मिस्टर आरव बुलाना बंद करो समझी, और प्रॉब्लम तुम खुद क्रिएट कर रही हो। बोलते हुए आरव म्यूजिक टर्न ऑफ कर देता है। मैं कोई प्रॉब्लम ऑन नहीं कर रही, मुझे बस म्यूजिक ऑन करना है। बोलते हुए वेदिका गुस्से से म्यूजिक ऑन कर देती है। आरव गुस्से से कार को बीच में ही रोक देता है और वेदिका के हाथों को कसकर पकड़ लेता है। अगर दोबारा म्यूजिक ऑन किया तो यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। आरव के गुस्से को देख वेदिका सहम गई थी। ठीक है, जब मैं कार लूंगी न तब देखना, तुम्हें छूने भी नहीं दूंगी, वेदिका गुस्से से बोली। ये देख आरव मुस्कुराया और कार स्टार्ट करते हुए बोला, छूना भी कौन चाहता है, मुझे तो कुछ और ही छूना है। उसके फ्लिटी वर्ड सुन वेदिका का मुंह शॉक से खुला रह गया। वो हैरानी से आरव को देखने लगी। कितना गंदा है ये लड़का, और इसका दिमाग तो उससे भी गंदा है, वेदिका मन में बोली और गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ गई। आरव ने तभी एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर दिया। तेरे संग गुजारे पलों का नशा, दिल में बसा है तेरी खुशबू का जादू, तेरे बिना अधूरा सा लगे ये सफर, तो जो संग हो तो खिले सारे रंग ये खुदा के। वेदिका खुद से, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बंदर मुझसे फ्लर्ट कर रहा है? मगर वेदिका अपना ध्यान हटाने के लिए बाहर देखने लगी। एक कार उनका पीछा कर रही थी। एक आदमी कॉल पर किसी से बोला, सर वो लोग शॉपिंग मॉल की तरफ जा रहे हैं। फोन के पीछे मौजूद शख्स ने अपनी खतरनाक आवाज में कहा, उनमें से कोई जिंदा वापस नहीं आना चाहिए, जो रास्ते के आए सबको मार देना। मैं शाम तक इस गुड न्यूज का वेट करूंगा, और हाँ, उसे मत मारना। वो आदमी हकलाते हुए आवाज में बोला, ठीक है सर, मैं बाकी आदमियों को भी बुला लेता हूं। वो शख्स बोला, जितने आदमी चाहिए ले जाओ, मैं बस चाहता हूं ये शादी ना हो पाए और शादी की जगह राठौड़ फैमिली मातम मनाए। बोलते हुए उस शख्स ने कॉल कट कर दी।
वहीं दूसरी तरफ अर्जुन फोन स्क्रीन की तरफ देख रहा था जिसमें अभी उसने किसी आदमी से बात की थी। उसने गुस्से से अपना फोन वॉल पर मार दिया और कहा, मैंने खुद कहा था वो खुशी खुशी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकती है, फिर मुझे जलन क्यों हो रही है? मैं क्यों नहीं चाहता कि ये शादी हो? मैं क्यों ये शादी रुकवाने के लिए पागलपन करने की सोच रहा हूं? बोलते हुए अर्जुन जोर जोर से सांसें लेने लगा, उसकी सांसें भी खतरनाक थीं। नहीं अर्जुन, तू ये मान ले तूने उससे कभी प्यार नहीं किया, बस उसे यूज किया था, उसका यूज अपने प्यार के जाल में फंसाया था। इट वॉज जस्ट अ रिवेंज ड्रामा। अर्जुन का दिमाग ये मानने के लिए तैयार था और अपने ईगो के कारण अर्जुन को थोड़े पल के लिए राहत मिलती थी, मगर अर्जुन ये नहीं जानता था उसके पास दिल भी था जिसको अवनी ने हिप्नोटाइज कर रखा था। उसके जज्बात उसके दिल का ही साथ देते थे और अर्जुन बेचैन होने के साथ साथ कंफ्यूज भी हो जाता था। अर्जुन ने इमेजिन किया अगर सच में अवनी की शादी उस लड़के से हो गई तो। आई हेट माई सेल्फ, मैं दर्द झेल सकता हूं मगर ये जो दर्द मुझे हो रहा है मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। अर्जुन की आंखों में गुस्सा और आंसू थे। वहीं शॉपिंग मॉल में आरव ने मास्क और कैप लगा रखी थी क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी था और वो नहीं चाहता था कोई उसे पहचाने। लेट्स गो, आरव वेदिका का हाथ पकड़ते हुए बोला। वेदिका अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो, मुझे पकड़ा क्यों है? मैंने कहा क्या पकड़ने को? आरव धीरे से बोला, यहाँ बहुत भीड़ है, तुम कहीं खो जाओगी। वेदिका हंसी और बोली, वॉट, मैं खो जाऊंगी? आई एम नॉट अ किड और मैं पहली बार यहाँ नहीं आ रही। पिछली बार जब दिवाली थी ना तब यहाँ इससे भी 3 गुना ज्यादा भीड़ थी, फिर भी मैंने 4 घंटे में शॉपिंग की और आ गई। बोलते हुए वेदिका ऐसे गर्व से मुस्कुरा रही थी मानो उसने कोई ऑस्कर जीत लिया हो। वहीं आरव ये सुनकर शॉक था। 4 घंटे, ये कुछ कम नहीं है। आरव इनडायरेक्ट उसे ताने मार रहा था। वो सोच रहा था कहूं शादी के एक्साइटमेंट के चक्कर में वेदिका और बाकी लड़कियां पूरी लाइफ ही यहां ना बिता दें। वेदिका अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, हाँ कम तो है, इसलिए मैं आज उस दिन का हिसाब भी यहीं पूरा कर लूंगी। बोलते हुए वेदिका वहां से चली गई। आरव बस उसे जाते हुए देखता रहा। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है, वो देखता है तो ऋषभ खड़ा उसे ही घूर रहा था। आजकल वेदिका की तरफ बहुत देखने लगे हो, कहीं प्यार तो नहीं हो गया उससे? ऋषभ शरारत से बोला। आरव चिढ़ते हुए बोला, मेरा तो पता नहीं मगर तुम आजकल भाभी ओ सॉरी सॉरी ईशानी को देख बहुत मुस्कुराते रहते हो। मैं सोच रहा था अवनी के साथ साथ तुम्हारी भी शादी करवा दूं। ये सुन ऋषभ खुश होकर बोला, सच्ची तुम ऐसा कर सकते हो? प्लीज प्लीज करवा दो ना, दहेज में दे दूंगा। आरव अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, देख शादी का नाम सुन कैसे दिल में लड्डू फूट गया। ऋषभ ने कहा, बस कहीं किस्मत न फूट जाए। आरव उसकी बात पर हंस देता है। तभी सात्विक भी वहां आ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो काफी बोर हो रहा है। क्या हुआ सात्विक भाई, बहुत बोर लग रहे हो? आप भी शादी कर लो, लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाएगी, ऋषभ ने पूछा। सात्विक उसे घूरते हुए बोला, शादी का तो नाम ही मत लो। आरव तीखे शब्दों में, क्यों तुम्हारा कट गया क्या? उसकी बात पर ऋषभ हंसने लगा। सात्विक को तभी रायना की याद आ गई और वो बोला, हाँ कटा है और अब दोबारा नहीं कटवाना। ऋषभ शॉक्ड होकर, वाओ, इसका मतलब तेरी भी गर्लफ्रेंड थी? सात्विक उसे घूरते हुए बोला, क्यों हो नहीं सकती क्या? या मैं हैंडसम नहीं हूं? ऋषभ को तभी अश्विनी के फ्लैशबैक्स आ गए और वो जल्दी से बोला, ये क्वेश्चन न करो तो ही अच्छा है, वरना सब मुझे गे समझेंगे। सात्विक ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से ऋषभ को घूरता है। तभी सात्विक की नजर एक आदमी पर गई। सात्विक इस वक्त ऊपर वाले फ्लो पर था और वो अपने हाथ ग्रिल से लगाकर नीचे उस आदमी को देख रहा था जिसके कानों में ब्लूटूथ था और वो किसी से बात कर रहा था। उसे देख सात्विक के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। ये आदमी मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है, मगर कहाँ? सात्विक खुद से सवाल करता है मगर अपने दिमाग पर बार बार जोर डालने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। भीड़ की वजह से तभी वो आदमी उसकी नजरों से ओझल हो गया। सात्विक हड़बड़ा जाता है, कहाँ गया वो आदमी, अभी तो यही था। अश्विनी मॉल के अंदर चलते चलते कभी किसी शॉप के ड्रेसेस को देख रही थी तो कभी उसके मैनिक्विन्स को घूर रही थी। एक शॉप के सामने रुक के रिसेप्शनिस्ट गर्ल को देखते हुए अश्विनी ने चित्रा से कहा, अरे ये लोग इतने बढ़िया कपड़े मैनिक्विन्स पे पहना के रखते हैं और हमको वैसे ही प्लेन दिखाते हैं। चित्रा, मैं खुद मैनिक्विन की तरह तैयार होकर दिखाऊं क्या इन्हें? चित्रा ने हंसते हुए कहा, अरे अश्विनी, मैनिक्विन्स और तुम में फर्क है, तुम पे तो ये ड्रेसेस और भी मस्त लगेंगे।
अश्विनी ने रिसेप्शनिस्ट को देखा और हंसी रोक कर बोली, मुझे अब यही गाउन चाहिए, चलो अंदर चलो। चित्रा अंदर आ गई। सुनो ना। जी मैम बोलिए, रिसेप्शनिस्ट पोलाइटली बोली। अश्विनी मैनिक्विन्स की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, मुझे वो वाला गाउन चाहिए। रिसेप्शनिस्ट गर्ल बोली, उसका एक पीस हमारे पास पड़ा है, वो आप पर काफी सूट करेगा। तभी एक और लड़की वहां आ गई जिसने मास्क लगा रखा था, आंखों में गॉगल्स और सिर पे हैट थी। मुझे वो गाउन चाहिए। वो लड़की उसी मैनिक्विन्स की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली जिसकी तरफ थोड़ी देर पहले अश्विनी ने पॉइंट किया था। अश्विनी उस आवाज को सुन एक सेकंड के लिए शॉक्ड होकर उस लड़की की ओर देखने लगी। ये आवाज तो उसकी है, अश्विनी मन में गुस्से से बोली। वहीं उस लड़की ने जब देखा तो उसकी मुट्ठियां आपस में कस गई थीं। ये कमीनी यहां क्या कर रही है, उस लड़की ने मन में कहा। रिसेप्शनिस्ट अवॉर्डली स्माइल करते हुए बोली, आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, इसका बस एक आखिरी पीस ही हमारे पास बचा हुआ है, दूसरा वाला इस मैनिक्विन्स ने पहना है, आप चाहें तो। वो लड़की गुस्से से बोली, शट अप, वो गंदा दिख रहा है मगर उसका डिजाइन मुझे पसंद आया है, इसलिए मुझे चाहिए। रिसेप्शनिस्ट गर्ल को उसकी बदतमीजी देख गुस्सा तो आया मगर वो फिर भी सॉफ्ट टोन में बोली, मगर पहले इन्होंने पसंद किया था, आप थोड़ा लेट हो गई। उस लड़की ने घमंड से कहा, आई डोंट केयर, मैं तुम्हें डबल पे करने के लिए तैयार हूं। अश्विनी ईविल स्मर्क करते हुए खुद से मन में बोली, तुम कभी नहीं सुधरोगी नताशा, तुम्हें लगता है तुम पैसों के जरिए कुछ भी कर सकती हो। वही मास्क के पीछे से नताशा शैतानी ख्वाबों के साथ अश्विनी को देख रही थी। वो तो हमेशा से ही अश्विनी से उसकी पसंद की चीजों को छीनने की कोशिश करती रहती थी, इसलिए अश्विनी हैरान नहीं हुई। चित्रा गुस्से से बोली, ओह हेलो मैम, जब उसने ये पहले पसंद कर लिया है तो प्राइस डबल करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नताशा अदाओं के साथ बोली, वेल मैं ऐसी ही हूँ, जो चीज मुझे पसंद नहीं आती वो मैं फेंक देती हूँ और जो पसंद आ जाए उसे छीन लेती हूँ। अश्विनी ये सुन हंसी और कटाक्ष भरे शब्दों के साथ बोली, अगर तुम इतनी ही अमीर हो तो तुम मॉल में शॉपिंग करने क्यों आए हो, किसी बड़े ब्रांड से कपड़े ऑर्डर क्यों नहीं करवा लेती। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।